हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। पढ़ने वाले शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। इंग्लिश में बात करूं तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की अपन बात करने वाले। ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है। अगले 35 से 40 मिनट के अंदर चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। एनसीईआरटी पूरी कवर रहेगी इस लेक्चर के अंदर। तो भैया सबसे पहली बात समझो, रुधिर। ठीक है, जो रुधिर होता है, जो ब्लड होता है, ये क्या है? ये विशेष प्रकार का उत्तक है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का उत्तक है। कौन सा? संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है? ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? द्रव्य आधात्री होता है। क्या है? द्रव्य आधात्री मतलब मैट्रिक्स होता है। और क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और क्या होता है? संगठित पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? संगठित पदार्थ होते हैं। इंग्लिश में बोलूं तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। डिटेल में बात करेंगे क्या क्या होते हैं संगठित पदार्थ। ठीक है, अभी इतना समझ लो। अब जो देखो, जो आपका ब्लड है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो मेजर जो चीजें है ना, जो मुख्य जो चीज है वो दो है। क्या है? प्लाज्मा है इसके अंदर, और क्या है? संगठित पदार्थ है। ठीक है, प्लाज्मा है और संगठित पदार्थ है। प्लाज्मा कितना परसेंट है? 55% जो है ना ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, जो रुधिर है, जो रक्त है, उसके अंदर 55% क्या है? 55% प्लाज्मा है। और 45% क्या है? संगठित पदार्थ है। ठीक है, 45% क्या है? संगठित पदार्थ है। अब संगठित पदार्थ देख लो, आपको पता लग गया होगा कि क्या होते हैं संगठित पदार्थ। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, ये क्या है? संगठित पदार्थ है। इंग्लिश में बोलो तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ब्लड के अंदर ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कितने होते हैं? 45% होते हैं। बाकी 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा क्या है? ये हल्के पीले रंग का ये गाढ़ा तरल पदार्थ है। ठीक है, हल्का पीला कलर का दिखाई देगा ये। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा की थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या मटेरियल होता है। तो इसके अंदर वाटर कितना होता है? 90 to 92%, 90 से 92% क्या होता है? इसके अंदर पानी होता है। जो प्लाज्मा है इसके अंदर 90 से 92% क्या है? पानी है इसके अंदर। और प्रोटीन है इसके अंदर। प्रोटीन कितनी है? 6 से 8%। ठीक है, 6 से 8% क्या है इसके अंदर? प्रोटीन की मात्रा होती है। 90 से 92 पानी, 6 से 8 प्रोटीन। और क्या होता है? थोड़े थोड़ा चीजें में और भी होती हैं इसके अंदर। क्या क्या होती हैं? एक होता है इसके अंदर मिनरल्स। ठीक है, कुछ खनिज भी होते हैं, कुछ मात्रा के अंदर, बहुत ही कम मात्रा के अंदर खनिज भी इसके अंदर होते हैं। और क्या होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं जी? क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। क्लोटिंग फैक्टर क्या होते हैं? हिंदी में बात करूं तो थक्का या फिर स्कंदन कारक होते हैं ये। ठीक है, थक्का बनाने के लिए जो कारक चाहिए होते हैं वो क्या है? क्लोटिंग फैक्टर है। ठीक है, उन्हें क्या बोला? क्लोटिंग फैक्टर बोला। तो ये क्या होते हैं? प्लाज्मा के अंदर होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रोटीन की। कौन कौन सी ये जो प्रोटीन मैंने आपको बताई 6 से 8% क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो ये प्रोटीन कौन कौन सी है वो बातें कर लेते हैं। तो पहली प्रोटीन कौन सी है? फिब्रिनोजन। कौन सी? फिब्रिनोजन। किस काम आती है ये? क्लोटिंग के काम आती है। थक्का बनाने के लिए काम आती है। क्या काम आती है? थक्का बनाने के लिए। ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है एक। ये किस काम आती है? प्रासरणीय संतुलन। ठीक है, प्रासरणीय संतुलन बनाने के लिए काम आती है। और बात करें ग्लोबुलिन की, तो ग्लोबुलिन किस में काम आती है? इम्यूनिटी के। ठीक है, इम्यूनिटी आप सब जानते हो क्या होती है? प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा किस कौन कौन करवाता है? ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है ये काम आती है। आपको पता भी होगा, देखो मैंने आपको बताया था IgA, IgM। ठीक है, तो ये सारी क्या है? ग्लोबुलिन प्रोटीन ही तो है। तो ये किस में काम आती है? आपकी इम्यूनिटी के लिए। अब बात करें सीरम क्या होता है। एक शब्द दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, सीरम। ठीक है, तो ये सीरम क्या होता है? अगर मैं प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर निकाल दूं, अगर मैं ये प्लाज्मा है और इसके अंदर ये क्लोटिंग फैक्टर है, इसको अगर मैं माइनस कर दूं क्लोटिंग फैक्टर को, तो जो अपने पास बच गया वो इसे क्या बोल देंगे? सीरम बोल देंगे। तो प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर क्या आ जाता है भैया? सीरम होता है। ठीक है, प्लाज्मा से अगर मैं क्लोटिंग फैक्टर बाहर निकाल दूं तो जो बच गया वो सीरम होता है। ठीक है, अब बात करें किसकी? संगठित पदार्थ की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा की बात कर ली, अब संगठित पदार्थ को अपन देख लेते हैं। तो संगठित पदार्थ के अंदर मैंने आपको बताया क्या आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो पहले पढ़ लेते हैं आरबीसी। आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। हिंदी में बात करूं तो क्या बोलते हैं? रक्ताणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्ताणु। आरबीसी सब जानते हो क्या होती है? रक्ताणु, उसी को बोलते हैं। उसी को इंग्लिश में इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कितना, इसका नंबर कितना है वो देख लो भैया। 5 से 5.5 मिलियन होता है। ठीक है, 5 से 5.5 मिलियन पर mm ऑफ क्यूब होता है, इसका नंबर होता है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर 5 से 5.5 मिलियन, मतलब 50 लाख से 55 लाख के आसपास इसका नंबर होता है। किसका? आरबीसी का, रक्ताणु का नंबर है ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ये बनती कहां पर है? जो रक्ताणु है, जो आरबीसी है, ये बनती कहां पर है? ये बनती है रेड बोन मेरो के अंदर। कहां? रेड बोन मेरो के अंदर आरबीसी जो है वो बनती है। हिंदी
हिंदी में बात करूं तो लाल जो अस्थि मज्जा है वहां पर आपको ये आरबीसी जो है ये बनती है। ठीक है, आकृति की बात करें कैसी होती है आकृति, एरिथ्रोसाइट की जो आकृति है, आरबीसी रक्ताणु की जो आकृति है वो कैसी होती है, वो होती है उभय अवतल। ठीक है, क्या होती है, उभय अवतल। इंग्लिश में बात करूं तो बाई कॉनकेव शेप की होती है। कैसी होती है, बाई कॉनकेव शेप की ये होती है, और इनके अंदर केंद्रक जो है वो एब्सेंट होता है। जो स्तनधारी जितने भी हैं, जितने भी स्तनधारी हैं, उनके अंदर क्या है, आपकी एब्सेंट होती है। क्या, ये आपका जो केंद्रक है ये एब्सेंट होता है। सभी के अंदर एब्सेंट नहीं होता, जितने भी मतलब सभी स्तनधारियों के अंदर एब्सेंट नहीं है, लेकिन खास करके ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर तो ये एब्सेंट रहेगा। केंद्रक जो है ये एब्सेंट होता है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। कोई न्यूक्लियस आपको देखने के लिए नहीं मिलता किसके अंदर, मानव के अंदर। ठीक है, अब बात करें इनका लाल रंग एक लोह युक्त जटिल प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, इनके अंदर एक लाल रंग की एक प्रोटीन होती है। ठीक है, जटिल प्रोटीन होती है। ठीक है, उसकी वजह से लाल कलर होता है किसका, आरबीसी का। और वो प्रोटीन कौन सी है, हीमोग्लोबिन। कौन सी प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसी है, लाल रंग की प्रोटीन है। ठीक है, लाल रंग की जटिल प्रोटीन है, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस के कारण, इसी की प्रेजेंस के कारण जो कलर है वो कैसा, कलर जो रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ये किस काम आती है, काम किस आती है, जो हीमोग्लोबिन आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, ब्रीदिंग वाला चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये बनाती है, हीमोग्लोबिन बनाती है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ये काम आती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, मतलब गैसों का परिसंचरण करने में ये काम आती है, गैसों का जो परिवहन है उसमें ये काम आती है। ठीक है, अब बात करें हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो 100 ml ब्लड के अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, नॉर्मल जो अडल्ट है, एक नॉर्मल अडल्ट की बात कर रहा हूं, जो हेल्दी अडल्ट है उसके अंदर 12 से 16 ग्राम क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है पर 100 ml ब्लड। ठीक है, 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम। ठीक है, अब वो एक हेल्दी एडल्ट की बात करिए मैंने, लड़कियों के अंदर ये कम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फिर। ठीक है, औसत आयु कितनी होती है भैया किसकी, इरिथ्रोसाइट की। आरबीसी की औसत आयु कितनी है, 120 दिन। ठीक है, 120 दिन तक इसकी क्या है, लाइफ स्पान है, इतनी इसकी औसत आयु है। उसके बाद में ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। लाल रक्त कणिकाओं की जो कब्रिस्तान है वो क्या है, लाल रक्त जो कणिकाएं हैं इनका जो कब्रिस्तान है वो किसको बोलते हैं, प्लीहा को। किसको, प्लीहा को बोलते हैं। इंग्लिश से बात करूं स्प्लीन को क्या बोलते हैं, इनका कब्रिस्तान होता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर ये नष्ट होती हैं। ठीक है, वहां पर ही ये क्या होती है, नष्ट होती हैं, इसलिए उनको कब्रिस्तान कहा गया है। ठीक है, अब बात करें ल्यूकोसाइट की। संगठित पदार्थ के अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया, आरबीसी पढ़ ली। अब बात करेंगे किसकी, ल्यूकोसाइट। ठीक है, इंग्लिश इसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको क्या, कितनी मात्रा कितनी है भैया, नंबर देख लो कितना, 6000 से 8000 mm ऑफ क्यूब इसका नंबर होता है। वो कितना, 5 से 5.5 मिलियन थी आरबीसी, और ये कितना है, यह है 6000 से 8000। ठीक है, ये नंबर आपको ध्यान में होना चाहिए। अब जो डब्ल्यूबीसी है उनको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट और एक होते हैं एग्रेनुलोसाइट। हिंदी में बताऊं तो ग्रेनुलोसाइट को क्या बोलते हैं, कणिकाणु, और एग्रेनुलोसाइट को बोलते हैं एकण कोशिका। ठीक है, दोनों में कौन कौन सी हैं वो अपन बात कर लेते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट जो है इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स आएंगी, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये तीन जो है ये किसके अंदर आती हैं, ग्रेनुलोसाइट जो डब्ल्यूबीसी है उनके अंदर कौन कौन सी आती हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, एग्रेनुलोसाइट इसके अंदर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, इनकी कितने परसेंट में ये होती हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो न्यूट्रोफिल है वो कितना परसेंट होता है, 60 से 65% क्या है, न्यूट्रोफिल है, मतलब सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल ही होता है। ठीक है, और बात करें इयोसिनोफिल तो 2 से 3% क्या होता है आपका, इयोसिनोफिल होता है। और बेसोफिल जो है वो सबसे कम होता है, 0.5 से 1% आपका क्या होता है, बेसोफिल होता है। कौन सा क्या काम करता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मोनोसाइट जो है, एग्रेनुलोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट क्या है, वो 6 से 8% होता है, और लिम्फोसाइट जो है वो 25 से 30% होता है। अब बात करें इनका काम क्या है, न्यूट्रोफिल जो है वो कैसी होती है, भक्षण होती है। कैसी होती है, भक्षण होती है, फेगोसाइटोसिस होती है, मतलब किसी को देख के खा जाएंगी, ऐसी होती है। ठीक है, मोनोसाइट की बात करें तो ये भी कैसी है, भक्षण है। ठीक है, ये भी इनका काम भी क्या है, ये भक्षण कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब बात करें किसकी, इयोसिनोफिल की। तो इयोसिनोफिल है, एलर्जी में काम आती है। ठीक है, एलर्जी में, एलर्जिक जो रिएक्शंस होती हैं उनमें ये काम आती है। बात करें फिर बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल्स क्या रिलीज करती है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। ठीक है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपेरिन कौन रिलीज करेगा, बेसोफिल रिलीज करेगा। और लिम्फोसाइट का आपको सबको पता है कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट बनती है, किसमें काम आती है,
इम्यूनिटी के अंदर काम आती हैं। ठीक है, तो ये किसका काम है? इम्यूनिटी। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी थ्रोम्बोसाइट की। ठीक है, डब्ल्यूबीसी पढ़ ली, आरबीसी पढ़ ली, अब बात कर लेंगे प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। हिंदी में बात करूं तो पट्टिकाणु। क्या बोलते हैं? पट्टिकाणु इसको कहा जाता है। नंबर की बात कर लेते हैं। नंबर कितना होता है? 1.5 लाख से 3.5 लाख mm ऑफ क्यूब इसका नंबर है। 1.5 लाख से 3.5 लाख ये नंबर पूछा गया है, तो नंबर आपको पता होना चाहिए। ये बनती कहां से है? बनती कहां से ये आपको पता होना चाहिए। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकार्योसाइट्स। जो मेगाकार्योसाइट्स हैं वो इनको बनाती हैं। किसको बनाती हैं? प्लेटलेट्स को बनाती हैं। ठीक है, ये जो मेगाकार्योसाइट क्या है? स्पेशल सेल्स है बोन मेरो के अंदर। बोन मेरो जो है उसके अंदर ये स्पेशल सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनको मेगाकार्योसाइट्स कहा जाता है। और ये मेगाकार्योसाइट्स जो हैं ये किसको बनाती हैं? प्लेटलेट्स बनाती हैं। इनका कार्य क्या है भैया? प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? क्लोटिंग का काम है। किसका काम है? थक्का बनाने का काम इनका है, प्लेटलेट्स का। तो ये क्या करती हैं? जैसे अगर किसी के अंदर ये कम हो गई, प्लेटलेट्स जिनके अंदर कम हो गई और उनके कहीं कट लग गया, उनके कहीं कट लग गया, चोट लग गई, तो ब्लीडिंग जो है वो रुकती नहीं है। अगर किसी के अंदर प्लेटलेट्स बहुत ही ज्यादा कम हो गई तो ब्लीडिंग जो है वो रुकती नहीं, क्योंकि क्लोटिंग बनाने का काम किसका है? आपकी थ्रोम्बोसाइट्स का काम है। बात करें ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ए बी, ठीक है, ये कैसे आता है वो भी देख लो भैया। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप किसी के अंदर है, किसी पर्सन के अंदर ए ब्लड ग्रुप है, किसी पर्सन के अंदर ए ब्लड ग्रुप है, तो वो कैसे पता लगेगा? अगर उसकी आरबीसी पर, ठीक है, एंटीजन कौन सा है? एंटीजन कौन सा है? ए एंटीजन है, मतलब ए प्रतिजन है उसकी आरबीसी पर। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो मेरी आरबीसी पर, मेरी जो आरबीसी है उस पर क्या है? उस पर क्या है? ए एंटीजन है। कैसा एंटीजन है? ए एंटीजन है। और ए एंटीजन जब होगा तो उसके लिए एंटीबॉडी है वो ठीक उसकी उल्टी बनती है। यह आपको पता होना चाहिए कि जैसा एंटीजन होगा उसके जस्ट ऑपोजिट क्या होगी? उसकी एंटीबॉडी होगी। तो अगर ए एंटीजन है ना तो एंटीबॉडी बनेगी एंटी बी बनेगी। ठीक है, अगर ए एंटीजन है तो एंटी बी बनेगी एंटीबॉडी। ठीक है, और डोनर का जो ब्लड ग्रुप है, अगर मैं अब मेरा मान लो कि ए ब्लड ग्रुप है तो मैं किस किस से ले सकता हूं? ए है तो ए तो मेरे को दे ही देगा क्योंकि उसके पास तो सेम है, ए तो मेरे को दे ही देगा। और कौन दे सकता है? ओ ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है मेरे को, ओ जिसका है वो मुझे दे सकता है। अब बात करें बी ब्लड ग्रुप की, अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन मेरी आरबीसी पर कैसा आ जाएगा? बी आ जाएगा। और एंटीबॉडी है वो जस्ट उल्टी होती है किसकी? एंटीजन की। तो बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी? एंटी ए हो जाएगी, एंटी ए हो जाएगी। और अब मेरे को कौन कौन ब्लड दे सकता है? बी वाला दे सकता है और ओ वाला दे सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। अब बात करें मेरा अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप है, तो एंटीजन कैसा होगा? एंटीजन मेरे पास ए बी होगा और बी भी होगा, दोनों एंटीजन होंगे मेरी आरबीसी पर। ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। और मैंने आपको बताया कि इसके जस्ट उल्टा क्या होती है? एंटीबॉडी रिलीज होती है। एंटीजन जैसा होगा उसके जस्ट उल्टी क्या होगी? एंटीबॉडी होगी। तो एंटीबॉडी क्या होगी? नील होगी, क्योंकि ए बी आ गई है मेरे पास, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, तो इस बार एंटीबॉडी है, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, नील एंटीबॉडी होगी। और ऐसे पर्सन को कौन ब्लड दे सकता है? जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है, मेरा ए बी ब्लड ग्रुप है, तो मुझे कौन कौन ब्लड दे सकता है? ए वाला भी दे देगा, ठीक है, बी वाला भी दे देगा, ठीक है, ओ वाला भी दे देगा और ए बी वाला भी दे देगा, मतलब सब दे सकते हैं मुझे। ठीक है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मुझे ब्लड ग्रुप, मुझे जो ब्लड है वो कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। ठीक है, अब बात करें ओ ब्लड ग्रुप है किसी का। अब मेरा मान लो ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, तो मेरे पास एंटीजन क्या होगा? कोई एंटीजन नहीं होगा, नील एंटीजन होगा, कोई एंटीजन नहीं होगा। तो एंटीबॉडी इसकी जस्ट उल्टी बनेगी। उल्टी क्या बनेगी? एंटी ए बी होगी और एंटी बी भी बनेगी। ठीक है, और मुझे ब्लड कौन कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ ओ दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ ओ दे सकता है। तो इस टेबल से आपको पता लग गया होगा कि भैया यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है, जो सबको ब्लड दे सकता है? तो आपको दिख रहा है ओ वाला जो है ना वो सबको ब्लड दे सकता है। अब ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा है जो सबसे ब्लड ले सकता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है जो सबसे ब्लड ले सकता है? तो आपको दिख रहा होगा जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है ना वो सबसे ब्लड ग्रुप, वो सबसे ब्लड ले सकता है। कोई भी ब्लड ग्रुप आ जाए वो सबसे ले लेगा, लेकिन ओ वाला जिसके पास ओ है ना वो सिर्फ ओ से ही ले सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी आरएच ग्रुप की। ठीक है, हमने एबीओ ग्रुप पढ़ लिया, अब आरएच ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो आरएच जो ग्रुप है, आरएच प्रतिजन जो है जिसके अंदर आरएच प्रतिजन होगा, ठीक है, उससे क्या डिसाइड करेंगे अपन? आरएच ग्रुप, ठीक है, उसको डिसाइड करेंगे। तो आरएच प्रतिजन सबसे पहले किसके अंदर देखा गया? रेसस मंकी के अंदर ये देखा गया था। ठीक है, जो आरएच एंटीजन है, आरएच प्रतिजन जो है वो सबसे पहले किसके अंदर देखा गया? रेसस मंकी के अंदर ये देखा गया था, इसलिए इसका नाम लिख दिया रेसस मंकी के आगे क्या लिख दिया? इसको आरएच
ग्रुप इसका नाम रख दिया, ठीक है। अब जिसके अंदर आरएच प्रतिजन प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर आरएच प्रतिजन जो है वो प्रेजेंट होगा, वो कैसा होगा, आरएच पॉजिटिव होगा। वो कैसा होगा, आरएच पॉजिटिव। और जिसके अंदर आरएच प्रतिजन जो है वो एब्सेंट होगा, वो कैसा होगा, आरएच नेगेटिव होगा, ठीक है, आरएच नेगेटिव होगा। अब एक आता है, टर्म आती है इर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, इर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। ये क्या होती है, ये क्या होती है, देखो कोई मदर है, कोई मदर है, कोई मदर है और वो कैसी है, आरएच नेगेटिव है। कैसी है जी, आरएच नेगेटिव है, ठीक है। और वो क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। वो मदर है और वो आरएच नेगेटिव ब्लड है, ठीक है उसका, और वो प्रेग्नेंट है। और जो उसका बेबी है वो कैसा है, आरएच पॉजिटिव ब्लड है, ठीक है। बेबी के अंदर क्या है, आरएच पॉजिटिव ब्लड है, ठीक है, आरएच पॉजिटिव ब्लड है। तो इसकी जो पहली प्रेगनेंसी है, ये पहली प्रेगनेंसी है और इसके अंदर जो बेबी है उसका आरएच पॉजिटिव ब्लड है और मदर का क्या है, आरएच नेगेटिव ब्लड है। अब प्रेगनेंसी के दौरान तो क्या होता है, जो मदर और जो बेबी है उसका जो ब्लड है वो सेपरेट रहता है, ठीक है, आपस में मिक्स नहीं होता, क्योंकि बीच में प्लेसेंटा होता है तो वो आपस में मिक्स नहीं होने देता है। लेकिन जब डिलीवरी होती है, जब डिलीवरी होती है उस टाइम पर जो बेबी का जो ब्लड है, बेबी का जो ब्लड है वो किसके साथ में मिक्स हो जाता है, वो किसके साथ में कॉन्टेक्ट में आता है, वो कॉन्टेक्ट में आता है मदर के ब्लड के साथ में, ठीक है, मदर के ब्लड के साथ में कांटेक्ट में आएगा। तो इसके अंदर क्या है, आरएच पॉजिटिव है बेबी के अंदर और मदर के अंदर क्या है, नेगेटिव है। तो आरएच पॉजिटिव जैसे ही ब्लड के अंदर कांटेक्ट में आएगा तो मदर की जो बॉडी है वो एंटीबॉडी बनानी स्टार्ट कर देगी, किसके खिलाफ, आरएच पॉजिटिव के खिलाफ क्या कर देगी, एंटीबॉडी बनानी स्टार्ट कर देगी, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मदर क्या है, सेकंड प्रेगनेंसी को कंसीव करती है, जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी होगी, अगर वो बेबी जो है वो आरएच पॉजिटिव निकला, ठीक है, सेकंड जो बेबी है, सेकंड बेबी है वो क्या है, आरएच पॉजिटिव अगर हुआ, ठीक है, आरएच पॉजिटिव अगर हुआ तो पहले से मदर के अंदर क्या बन रही थी, एंटीबॉडीज बन रही थी आरएच पॉजिटिव के खिलाफ। तो क्या होगा, वो किसके लिए घातक हो सकता है, वो किसके लिए घातक हो जाएगा, जो बेबी है ना, जो सेकंड बेबी है उसके लिए वो प्रॉब्लम करेगा। उसके अंदर क्या क्या होगा, भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर एनीमिया, पीलिया, ये सारी चीजें हो सकती हैं, खून की कमी आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पहले से एंटीबॉडी बन रही है आरएच पॉजिटिव के खिलाफ। तो क्या करेगा, जो ब्लड है, जो आरबीसी है उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा, ठीक है। जो मदर है वो बेबी की जो आरबीसी है उनको क्या करने लग जाएगी, डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी। इस वजह से क्या हो जाएगा, उसके अंदर खून की कमी आ जाएगी और बेबी के अंदर एनीमिया देखने के लिए मिलता है और पीलिया, जोंडिस भी बेबी के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब भैया इससे बचा कैसे जा सकता है, तो बचा ऐसे जा सकता है, इससे बचने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, माता को प्रसव के तुरंत बाद क्या है, आरएच प्रतिरक्षी अपन को उपयोग में करना चाहिए, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी हुई, ठीक है, जैसे ही मदर की फर्स्ट डिलीवरी हुई, अपन को पता लग गया कि भैया बेबी कैसा, आरएच पॉजिटिव और मदर क्या है, आरएच नेगेटिव है। तो क्या डॉक्टर क्या कर देगा, डॉक्टर क्या दे देगा उसको, जो एंटी आरएच एंटीबॉडी जो है, एंटी आरएच एंटीबॉडी जो है वो मदर को दे दिया जाएगा, ताकि जो है वो एंटीबॉडीज ना बने और आगे जो प्रेगनेंसी हो उनके अंदर कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए जो डॉक्टर है वही देगा आने, मतलब मदर को तो क्या पता लगेगा कि उसके अंदर आरएच नेगेटिव है कि आरएच पॉजिटिव है। तो इसलिए डॉक्टर के पास चेकअप के लेके जाना चाहिए। आगे चलते हैं, फिर बात करें ब्लड क्लोटिंग की। किसकी बात करें, ब्लड क्लोटिंग की बात कर लेते हैं। हिंदी में बात करूं तो रक्त स्कंदन की बात करेंगे, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, थक्का कैसे बनता है उसकी बातें करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर एक है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, ये प्रो नाम आ रहा है पहले, मतलब क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कैसा, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। तो एक आएगा थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज जैसे आएगा तो ये एक्स को एक्टिवेट कर देगा और किसमें बदल देगा, थ्रोम्बिन के अंदर बदल देगा, ठीक है। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजन अपने पढ़ा, अभी प्रोटीन पढ़ी है फिब्रिनोजन, ठीक है, ये इनएक्टिव है, इसको थ्रोम्बिन जो है यहां पर, ये जो थ्रोम्बिन बना है ये क्या कर देगा, इसको एक्टिवेट कर देगा और किसमें कन्वर्ट करेगा, फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब फिब्रिन जो है वो किसमें हेल्प करेगी, क्लोट या फिर कोएगुलम के अंदर हेल्प करती है, मतलब थक्का बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये दो ही रिएक्शन होती हैं, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, लेकिन अपनी एनसीईआरटी के अंदर ये दो दे रखी, तो इतना ही अपन पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा अपन क्यों पढ़ें, ठीक है। अब बात करें किसकी, ये होता है एक सोपानी परिक्रम, ठीक है, सोपानी परिक्रम, इंग्लिश में बात करूं तो कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस, हिंदी में सोपानी परिक्रम। ये क्या है, सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। देखो जैसे यहां पर ये दो रिएक्शन दे रखी हैं, ऐसी बहुत सारी सीरीज होती है रिएक्शंस की, तो उनको सबको कलेक्टिवली एक साथ में क्या बोल दिया है, सोपानी परिक्रम बोल दिया जाता है, इंग्लिश में बोलो तो कैस्केड प्रोसेस बोल दिया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो बहुत बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर, वो क्या है, स्कंदन में Ca+2 आयंस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है,
ठीक है। जो कैल्शियम आयन है इसकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है भूमिका होती है किसके अंदर, स्कंदन के अंदर थक्का बनाने में कैल्शियम आयन की बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बात करें किसकी, लसिका की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, लसिका, इंग्लिश में बोलूं तो लिम्फ, ठीक है। क्या है, उत्तक द्रव्य है। क्या है ये, उत्तक द्रव्य है। कैसा होता है, कलरलेस होता है, कोई रंग नहीं होता इसका, कोई भी रंग नहीं होता, कलरलेस होता है। इसके अंदर क्या होता है, WBC होती है। क्या होती है, कंटेंट्स WBC, और WBC में भी कौन सी, लिम्फोसाइट होती है। इसके अंदर क्या होती है, लिम्फोसाइट होती है, ठीक है। ये अपन क्या पढ़ के आए हैं, डाइजेशन के अंदर ही पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए हैं कि ये फैट का जो अवशोषण है, जो वसा है, उसका अवशोषण करने में क्या करती है, मदद करती है। कौन करती है, लसिका, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे किसकी, परिसंचरण पथ की बात कर लेते हैं। परिसंचरण पथ की बात कर लेते हैं, इंग्लिश में बोलो तो सर्कुलेटरी पाथवे। क्या होता है, सर्कुलेटरी पाथवे। अब सर्कुलेटरी जो पाथवे, परिसंचरण जो पथ है वो दो प्रकार का होता है। एक खुला प्रकार होता है, खुले प्रकार का परिसंचरण पथ है, और एक बंद प्रकार का है, ठीक है। एक है ओपन टाइप और एक है क्लोज्ड टाइप, ठीक है। दोनों की बात कर लेते हैं कैसा क्या होता है। तो जो खुला है वो किसके अंदर होता है, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का। आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का के अंदर आपको खुला प्रकार का क्या है, आपको परिसंचरण जो पथ है वो देखने के लिए मिलता है। और एनेलिडा और कोर्डेटा, एनेलिडा और कोर्डेटा के अंदर आपको बंद प्रकार का परिसंचरण पथ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये क्या है, खुला बंद क्या है, ये देख लो। ये क्या है, आपका दिल है। ये क्या है, आपका तो क्या होगा, एनेलिडा, मोटिका, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का का दिल है, ठीक है। ये दिल यहां से निकली, क्या है निकली, एक लार्ज ब्लड वेसल निकली, ठीक है। एक बड़ी सी रक्त वाहिका निकलेगी दिल से, एक बड़ी सी क्या है, जो हार्ट हृदय है उससे क्या है, एक बड़ी सी रक्त वाहिका निकलती है। और वो ठीक है ऐसे देखो, एक निकली, एक निकलने के बाद में ये एक जो यहाँ पर क्या है, ऑर्गन है, यहाँ पर एक अंग है, ठीक है, अंग है। और ये जाकर एक खुले एक एरिया के अंदर, एक उसको खुले एरिया का बोलते हैं कोटर, ठीक है, कोटरों से जो खुले एरिया है, जो कोटर है, उनके अंदर जाकर क्या हो जाती है, खुल जाती है। तो जो गांव से ठीक है वो इससे वहां से रिलेट कर पाएंगे। तो गांव में क्या क्यारियां बनती है, ठीक है, क्यारियां बनती है खेत के अंदर, ठीक है। तो वैसा सा सिस्टम है ये, ठीक है। जो ये जो है वैसा सा सिस्टम है जो ओपन टाइप का, ठीक है। उसमें क्या करते हैं वो पानी जो है वो एक एरिया के अंदर जाके छोड़ देते हैं, और फिर वो जो है वो खुल जाता है, ठीक है। एक पाइप लिया उसके अंदर पानी है, और फिर उसको है ना एक खुले एरिया के अंदर उसको छोड़ दिया, तो फिर वो पानी जो है वो पूरा से सर्कुलेट होता रहता है। तो जो गांव से वो क्यारियां जानते क्या होती है, ठीक है। अब बात करें किसकी, अपन बात कर लेते हैं क्लोज टाइप की, जो बंद प्रकार के। ये क्या है, ये जो है ना वो खेतों में लगते हैं, जो स्प्रिंकलर, जो फवारा जो सिस्टम लगता है वो वाला ये है। इसके अंदर क्या है, एक यहां से निकली, ये वाली निकली, फिर ये दूसरे में के अंदर डिवाइड हो गई, ये तीसरी के अंदर डिवाइड हो गई, ये चौथी के अंदर, ऐसे मतलब पूरा जाल सा बन जाएगा। किसका, रक्त वाहिकाओं का जाल सा बन जाएगा। हृदय से निकली रक्त वाहिकाएं, और फिर उनका है जो विभाजन होकर बहुत सारा जाल सा बन जाता है, ठीक है। और ये क्या है, ठीक है, यहां पर क्या है, ऑर्गन है, और इसके पास ये क्या है, जाल सा बन जाता है। ये क्या है, बंद प्रकार का है। मतलब ज्यादा अच्छा कौन सा है, बंद प्रकार वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर ज्यादा वेस्टेज नहीं होगा। और यहां पर तो क्या है, यहां पर क्या है, ये तो मतलब खुला प्रकार का है। तो इसके अंदर क्या है, एक बड़ा सा पाइप आया, और फिर वो आकर बहुत मतलब एक बड़े से एरिया के अंदर खुल जाता है, और उस बड़े से एरिया के अंदर क्या आपका अंग है, तो वो ब्लड उस तक पहुंच जाता है। तो ये दोनों इस प्रकार के हैं, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा एडवांस है, ठीक है, बंद प्रकार वाला। अब जो हार्ट है ये तीन प्रकार का हो सकता है। एक 2 चेंबर का हार्ट हो सकता है, एक 3 चेंबर का हार्ट हो सकता है, और एक 4 चेंबर का। जो हृदय है वो 3 प्रकार का होता है। कैसे होता है, एक 2 चेंबर का, ठीक है, एक 3 चेंबर का, और एक 4 चेंबर का। अब कौन सा किसके अंदर होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो 2 चेंबर का जो हार्ट है इसके अंदर क्या होता है, 2 एट्रियम होते हैं। क्या होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, ठीक है। एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है इसके अंदर, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। ये किसके अंदर देखने के लिए मिलता है, फिशेस के अंदर, ठीक है। जो मछलियां हैं उसके अंदर 2 चेंबर का हार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। 3 चेंबर हार्ट की बात करें तो इसके अंदर 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है, और ये एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करें 4 चेंबर्ड हार्ट की, तो ये इसके अंदर क्या है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। और ये बर्ड्स, ममल्स और क्रोकोडाइल, ठीक है। अब आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि भैया जो क्रोकोडाइल है ये एक्सेप्शन है, क्या है, अपवाद है। कैसे है, क्रोकोडाइल होता क्या है, रेप्टाइल होता है, ठीक है। तो बाकी सारे रेप्टाइल्स के अंदर 3 चेंबर्ड हार्ट है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है इसके अंदर 4 चेंबर हार्ट होता है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। अब बात करेंगे इसकी एकल परिसंचरण, मतलब सिंगल सर्कुलेशन की बात करेंगे, और अपूर्ण दोहरा परिसंचरण की बात करेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे। कैसे क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये किसके अंदर होता है, जिनके अंदर, ठीक है, 2 चेंबर हार्ट होता है, जिनके अंदर 2 चेंबर वाला हार्ट है, उनके अंदर क्या है, एकल परिसंचरण अपन को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये क्या है, हृदय है, ठीक है, दिल है ये, ठीक है। इसके अंदर एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल है, ठीक है। ये किसके अंदर, फिशेस के अंदर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अब देखो ये टिश्यू है, ठीक है। ये क्या है, टिश्यू है यहां पर, ठीक है। और यहां पर ये क्या है, गिल्स है, इनके अंदर जो है
गिल्स होते हैं ना इनके अंदर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स होते हैं, ठीक है, फिशेस के अंदर गिल्स ही तो होते हैं, ठीक है। अब क्या है, टिश्यूज से क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, टिश्यूज से क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, एट्रियम के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब एट्रियम से वो ब्लड किसके अंदर जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, चला भी गया, ठीक है। अब वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो निकलेगा, वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही निकलता है, क्योंकि एट्रियम के अंदर कैसा आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आया है। यहां तक बात क्लियर है। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा और वो किसके पास जाएगा, गिल्स के पास जाएगा कि भैया हमें ऑक्सीजनेट कर दो, हमें ऑक्सीजनेट कर दो। तो गिल्स क्या कर देंगे, उनको ऑक्सीजनेट कर देंगे। फिर गिल्स से जो ब्लड वेसल निकलेगी उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा, टिश्यूज के पास जाएगा, और टिश्यूज से फिर वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा आर्टरियम के अंदर। तो ये पूरी एक ही सर्कुलेशन हो रहा है, ये ऐसे प्रकार एक प्रकार का प्रीसंचरण है, मतलब एकल प्रीसंचरण है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। अब बात करें किसकी, अपूर्ण दोहरा संचरण जो प्रीसंचरण है वो कैसे होता है, ये किसके अंदर होता है। पहली बात तो 3 चैम्बर्ड हार्ट जिनके अंदर है उनके अंदर ये देखने के लिए मिलता है। कैसे क्या होता है वो देख लो भैया। ये क्या है, आपका हृदय है, क्या है, हृदय है, ठीक है। और हृदय के अंदर क्या है, इसके अंदर ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, और एक ही इनके अंदर वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल इनके अंदर एक ही होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये क्या है, लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है, और यहां पर ये क्या है, टिश्यू है, ये क्या है, टिश्यू है। लंग्स से क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कहां पर आया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। और यहां से पर टिश्यू से क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कहां पर आया, राइट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कहां से आया, लंग्स से आया। और जो राइट एट्रियम है वहां पर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कहां से आया, टिश्यूज से आया, ठीक है, टिश्यूज से आया। अब दोनों के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेकिन अब दोनों किसके अंदर जाएंगे, वेंट्रिकल के अंदर जाएंगे। दोनों किसके अंदर जाएंगे, वेंट्रिकल के अंदर जाएंगे। और वेंट्रिकल तो एक ही है, वेंट्रिकल तो एक ही है। यहां पर तो क्या है, यहां पर तो क्या है, बीच में क्या है, दीवार बनी हुई थी और दोनों को अलग अलग कर रखा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन अब वेंट्रिकल के अंदर तो ठीक है, कोई दीवार तो है नहीं, वो तो एक ही कमरा है। तो दोनों को किसके अंदर जाना पड़ेगा, वेंट्रिकल के अंदर जाना पड़ेगा। और यहां पर दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। जो दोनों ब्लड हैं, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो किसके अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। और जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहां जाता है, टिश्यूज के पास में चला जाता है। अब आप बोलोगे कि भैया ऐसे आप कैसे बोल सकते हो कि भैया उस वहां पर सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही गया है टिश्यूज के पास में और लंग्स के पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही गया है, क्योंकि वो तो मिक्स हो गया था, तो आप ऐसे एग्जैक्ट कैसे बोल सकते हो, एग्जैक्ट कुछ नहीं है भैया, एग्जैक्ट कुछ नहीं है। यहां पर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिक्स में चला जाता है साथ में, और यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी साथ में मिक्स में चला जाता है। लेकिन अपने काम का कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो अपन उसकी बात कर ली। अब बात करेंगे इसकी दोहरा प्रीसंचरण, ठीक है, दोहरा प्रीसंचरण की बात कर लेते हैं, डबल सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, समझ भी गए होगे आप, ठीक है। और अपन ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर देख भी चुके हैं। तो कैसा क्या है, यह आपका हार्ट है, ये क्या है, आपका हार्ट है। पल्मोनरी जो वेन है वो लंग्स से क्या लेके आई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है। क्या लेके आई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है, ठीक है। किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर कौन लेके आई है, पल्मोनरी वेन जो है वो क्या लेके आई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है, ठीक बात है। और जो ये जो है आपकी वेना केवा जो है वो बॉडी पार्ट से क्या लेके आई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है। किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर लेके आई है। अब देखो लेफ्ट एट्रियम जो है उससे ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, और राइट एट्रियम से वो कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, और राइट वेंट्रिकल के अंदर आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से डोर्सा अओर्टा की हेल्प से वो जो ब्लड है वो कहां चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स के पास चला जाएगा। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो चाहिए। और जो यहां पर जो राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से वो कहां चला जाएगा, लंग्स के पास में चला जाएगा, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं कि वेन और आर्टरी के अंदर दिमाग खराब होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हार्ट की तरफ आती है ना, जो हार्ट की तरफ आती है, जो हृदय की तरफ आती है वो क्या होती है, वेन होती है, ठीक है। जो हृदय की तरफ आती है वो वेन होती है, और जो हृदय से दूर जाती है वो आर्टरी होती है,
ठीक है, वो आर्टरी होती है। अब आप ये मतलब पहले आपने ये सोच रहा होगा कि हाँ आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमेशा और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस ट्रिक को मत यूज करो, इसको यूज करो, क्योंकि यहां पर दिमाग खराब होगा, क्योंकि वेन जो है यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है और आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ जाती है, तो यहां पर ये कंफ्यूजन होती है फिर। तो इसको ऐसे याद रखो कि वेन जो है वो हमेशा हार्ट की तरफ आती है और जो आर्टरी है वो हमेशा हार्ट से दूर जाती है। ठीक है, अब बताऊं, देखो वेन है, ये क्या है, वेन है, ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहां आ रही है, जो एट्रियम जो है उसकी तरफ आ रही है, मतलब हृदय की तरफ आ रही है। और जो ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहां जा रही है, लंग्स की तरफ जा रही है, तो ये क्या है, हृदय से दूर जा रही है, दूर जा रही है। ठीक है, अब बात करें, ठीक है, ये होता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, इन दोनों को हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और कोरोनरी जो सिस्टम है, इन दोनों को स्किप कर देते हैं लोग ऐसे ही, और हिपेटिक पोर्टल तो फिर भी पढ़ लेते हैं, कोरोनरी को तो बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं देते, और से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, हिपेटिक पोर्टल वेन्स कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर। ठीक है, इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ जो ब्लड लेके आएगा ना, नाम से पता लग रहा है हिपेटिक वर्ड किसके लिए यूज होता है, लीवर के लिए यूज होता है। ठीक है, जो सिस्टम, वो एक सिस्टम है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, वो एक सिस्टम है जिससे क्या है, इंटेस्टाइन से ब्लड कहां ले आएगा, लीवर की तरफ आएगा, वो क्या है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है। और कोरोनरी सिस्टम क्या है, कोरोनरी सिस्टम क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन कार्डियक मसल्स है, जो दिल की जो मसल्स है ना, जो हृदय की जो मसल्स हैं, उनको भी तो ब्लड चाहिए, उनको भी तो ब्लड चाहिए, तो उनके सर्कुलेशन के लिए क्या होता है, कोरोनरी सिस्टम। तो ध्यान में रखना है कि भैया जो कार्डियक मसल्स हैं उनके लिए क्या होता है, कोरोनरी सिस्टम होता है। अब बात करेंगे इसकी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, इंग्लिश बात, हिंदी में बात करूं तो मानव परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे, डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो ये क्या है, ये आपका क्या दिख रहा है, आपको हार्ट दिख रहा है, तो ऐसा कुछ आपका हार्ट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर में कलर चेंज करना पड़ेगा मेरे को, ओके ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये राइट एट्रियम है, आपको पता लग गया, ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक दीवार होती है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम। ये कैसा थिन होता है, हिंदी में बात करूं तो अंतर आलिंदी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अंतर आलिंदी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये दो वेंट्रिकल है, दो वेंट्रिकल के बीच में ये मोटी सी दीवार है, इसको क्या कहा जाएगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाएगा, और ये मोटी होती है। ठीक है, हिंदी में बात करूं तो उसको अंतर निलयी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें किसकी, ये देखो यहां पर देखो, दो ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में भी एक दीवार है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी दीवार है। इस दीवार को क्या कहा गया है, एंट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कहा गया है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब दीवार तो है दोनों के बीच में, तो आप बोलोगे भैया दीवार है तो ब्लड कैसे जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर कैसे जाएगा और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। तो उसके लिए भी जुगाड़ बना रखा है, क्या कर रखा है, दीवार के बीच में छेद कर रखा है। कैसे कर रखा है, इनके बीच में राइट एट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके बीच में जो छेद है वो 3 मसल से, ठीक है, 3 मसल से बना हुआ है। इसका नाम क्या है, 3 वाल्व है, उसके अंदर क्या है, इसका नाम ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व इसका नाम है। ठीक है, आपको ध्यान में होना चाहिए। और जो लेफ्ट एट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है इसका नाम क्या है, बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व, या फिर मिट्रल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो, ठीक है, यहां पर देखो ये जो वेंट्रिकल जो है, यहां पर देखो ये नीचे मसल्स जो है इनका नाम होता है पेपिलरी मसल्स। क्या होते हैं, पेपिलरी मसल्स होती हैं। कैसी मसल्स होती हैं, पेपिलरी मसल्स इनको कहा गया है। अब यहां पर ध्यान से सुनना, ये जो है ना, ये जो है ट्राइकस्पिड वॉल है, यहां से ये जुड़ी हुई होती है, किससे, पेपिलरी मसल्स की हेल्प से ये जुड़ी हुई होती है, मतलब पेपिलरी मसल से ये जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जो ट्राइकस्पिड जो वॉल है ये किससे जुड़ा हुआ होता है, पेपिलरी मसल से जुड़ा हुआ होता है। और पेपिलरी मसल से इनके बीच में जो कनेक्शन बनता है उसका नाम क्या है, कोर्डाई टेंडनाई। क्या नाम है इनका, कोर्डाई टेंडिनाई। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, धागे से है। ठीक है, धागे से है जो पेपिलरी मसल्स को और क्या है इनको जोड़ने का काम करते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल को, इनको क्या बोलते हैं, कोर्डाई टेंडनाई। ऐसे ही जो बाइकस्पिड वॉल है ये भी जुड़ा हुआ होता है। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, कि भैया ये जो ब्लड, ये जो पंप कैसे करता है, आपका जो हार्ट है ये धड़कता कैसे है, उसकी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे कलर थोड़ा सा करना पड़ेगा चेंज। ओके, तो यहां पर क्या होता है, नोडल टिश्यू होता है, एक नोडल टिश्यू होता है, और नोडल टिश्यू कौन सा होता है, एसए नोड। ठीक है, एसए नोड, यहां पर क्या होता है, एसए नोड होता है। और ये एसए नोड कहां होता है, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर के अंदर। कहां होता है, ये राइट एट्रियम है, और इसके अंदर भी राइट साइड के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर भी राइट साइड के अंदर राइट अपर कॉर्नर पे होता है। समझे, राइट एट्रियम के अंदर भी
राइट एट्रियम के अंदर भी राइट साइड में, राइट अपर कॉर्नर पे होता है, मतलब ऊपर की साइड में, ऊपर वाले कॉर्नर में होगा। तो यहां पर आपका क्या है, ऐसे नोड, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, यहां से तारें निकलती हैं, यहां से निकल जाएगी तार, ठीक है। और यहां पर ये जो है ना राइट एट्रियम का जो लेफ्ट कॉर्नर है, राइट एट्रियम का जो लेफ्ट कॉर्नर भी कौन सा, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो यहां पर क्या होता है, एवी नोड होता है, क्या होता है यहां पर, एवी नोड होता है, ठीक है। एसए नोड क्या भेजेगा, करंट भेजेगा, एसए नोड क्या भेजेगा, करंट भेजेगा, किसके पास, एवी नोड के पास, ठीक है। पहले तो इनको लोकेशन आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए कि जो एसए नोड है वो कहां होता है, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर के अंदर होता है, सीधी सी बात। एवी नोड कहां होता है, राइट एट्रियम का लेफ्ट लोअर कॉर्नर के अंदर होता है, ठीक है। ऐसे नोड जो है वो करंट भेजेगा किसके पास में, एवी नोड के पास में भेजेगा। अब एवी नोड से बहुत सारी तारें निकलेंगी, किसके पास, कहां निकलेंगी, इसके अंदर इंटर एंड वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास आएंगे, बहुत सारी तारें निकलेंगी। इनको कहा गया है एवी बंडल, क्या कहा गया है, एवी बंडल कहा गया है, ठीक है। अभी बहुत सारी तारें निकलेंगी और कुछ इधर आ जाएंगी, कुछ इस साइड में आ जाएंगी, ठीक है, कुछ इस साइड में आ जाएंगी, ठीक है। फिर ये यहां पर आकर ऊपर आकर ये ऐसे छोटे छोटे तारें ऐसे पूरी फैल जाएंगी, पूरी तारें जो है वो फैल जाएंगी। इनको क्या कहा गया है, पुरकिंजे फाइबर, क्या कहा गया है, पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। अब ऐसे नोड ने करंट भेजा कि भैया क्या करना है, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ऐसे नोड से करंट कहां गया, एवी नोड के अंदर गया, एवी नोड ने क्या किया, बंडल, एवी बंडल निकली, उन्होंने फिर पूरे क्या है, वेंट्रिकल के अंदर वो करंट भेज दिया पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू, वो पूरे वेंट्रिकल के अंदर हो गया। और जो करंट जैसे ही हुआ, ठीक है, इसको क्या बोले, करंट क्या है, एक्शन पोटेंशियल, क्या है, एक्शन पोटेंशियल है। जैसे ही करंट आएगा वैसे ही क्या करेगा, हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, क्या करेगा, पंप करेगा, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल कितना जनरेट करता है, जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड जो है ये कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है वो देखो। इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर भी बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, पेस मेकर भी बोलते हैं। और ये कितना करता है, 70 से 75 एक मिनट में कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, कितने एक्शन पोटेंशियल देता है, तो 70 से 75 क्या एक्शन पोटेंशियल देता है। और इन्हीं का एवरेज क्या होता है, आप सबने सुन रखा होगा कि हार्ट बीट जो है वो कितनी होती है, एक मिनट में 72 बार अपना दिल धड़कता है। तो वही क्या है, इसका एवरेज है 70 से 75 जो होती है। और एवरेज क्या ले लिया, 72 बीट्स पर मिनट होती है, मतलब दिल जो है अपना एक मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है, ठीक है। ये आपको पता लग गया, ठीक है। और ऐसे नोड जो है वो क्या है, ऑटो एक्साइटेबल, मतलब अपने आप एक्साइट होता है, इसको बाहर से कोई किसी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी कार्डियक साइकिल की बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे, कार्डियक साइकिल, मतलब हृदय चक्र की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहां पर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। राइट एट्रियम के अंदर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट के अंदर क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता क्या है वो ध्यान से सुनना है, इस बात को ध्यान से समझ लोगे तो चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सुनो, राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और ये जो कस्पिड वॉल जो मैं बता रहा हूं आपको, ये खुला हुआ है, ठीक है। ये इनके बीच में ये दीवार है, दीवार के बीच में ये छेद जो है ये खुला हुआ है, ये बिल्कुल खुला हुआ है। तो यहां से ब्लड आएगा, तो वो राइट वेंट्रिकल के अंदर सीधा सीधा जा रहा है, और जो राइट वेंट्रिकल है वो भर रहा है, ब्लड से भर रहा है, ठीक है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल भर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो दीवारें हैं, जो दोनों गेट हैं, वो खुले हुए हैं, लेकिन कुछ ब्लड जो है वो ऐसे नहीं सीधा इसके अंदर ही जा रहा है, कुछ ब्लड यहां पर भी जा रहा है, कुछ ब्लड यहां पर भी जा रहा है, ऐसे, ठीक है। यहां पर भी साइडों में तो इकट्ठा हो रहा है ना। तो इसको एकदम से मतलब बढ़ाने के लिए क्या करता है अपना दिल जो क्या करता है, ये जो राइट एट्रियम जो है ये एकदम से क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो ब्लड है वो एकदम से इसके अंदर भर जाएगा। पहले ही भर रहा था, लेकिन अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुई तो वो एकदम से, इसकी जो स्पीड है वो एकदम से फास्ट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, आपका एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल बोलते हैं। पहले एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों रेस्ट पर थे, दोनों रेस्ट के अंदर थे, उसको बोला जॉइंट डायस्टोल, क्या बोला, जॉइंट डायस्टोल, दोनों रेस्ट पर थे, दोनों कोई काम नहीं कर रहे थे। तब क्या हो रहा था, जो एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा था वो डायरेक्ट इसके अंदर जा रहा था, लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा था, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर डायरेक्ट जा रहा था। लेकिन जैसे ही एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो ब्लड जाने की जो स्पीड थी वो बढ़ गई, ठीक है। अब जो है कस्पिड वॉल्व का काम क्या होता है, कि भैया ये बैक फ्लो को रोकते हैं, मतलब कि जो ब्लड आगे बढ़ गया है ना उसको वापस पीछे ना आ जाए, मतलब जो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर चला गया है वो वापस राइट एट्रियम के अंदर ना आ जाए। इसका काम क्या होता है कि भैया ये देखने का काम करता है कि कोई ब्लड जो आगे चल गया है वो पीछे ना आ जाए, बस जो एट्रियम के अंदर
जो वेंट्रिकल के अंदर आ गया वो वापस एट्रियम के अंदर ना जाए, ये काम किसका होता है? कस्पिड वॉल्व का होता है। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये कस्पिड वॉल्व जो है ये बंद होते हैं तो एक आवाज निकलती है, उस आवाज को बोलते हैं लब। क्या बोलते हैं? लब बोलते हैं। ठीक है, अब जो है लेफ्ट एट्रियम जो है ये एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हुए। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होंगे? जो ये वेंट्रिकल है ये पूरे भर गए, तो अब क्या है? वेंट्रिकल जो है वो अब क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होते हैं? ऐसे नोट से मैंने आपको बता दिया कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और उससे क्या होता है? करंट निकलता है और वो कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ठीक है, अब जो है वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये जो सेमी ल्यूनर वॉल यहां पर लगे हुए हैं, ये सेमी ल्यूनर वॉल जो है यहां पर ये लगे हुए हैं, ये खुलेंगे एकदम से, ये खुलेंगे एकदम से और जो ब्लड है इनके अंदर जाने लग जाएगा, इनके अंदर जाने लग जाएगा और यहां से एक साउंड निकलेगा, उसको बोलेंगे डब। ठीक है, उसको बोलेंगे डब। तो लब कहां से निकलता है? वो निकलता है कस्पिड, और डब कहां से निकलता है? सेमील्यूनर वॉल से निकलता है। अब देखो इस जो साइकिल है इसको यहां से समझ लो, यहां से समझ लो कि भैया जो एट्रियम सिस्टोल होता है ना, जो आपकी जो ये एट्रियम है ये कितनी देर कॉन्ट्रैक्ट होती है? 0.1 सेकंड होती है। ये मैंने कैसे बता दिया? ये मैंने ऐसे बता दिया आपको कि भैया हार्ट बीट जो है वो कितने 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। सबको पता है, आपको सबको पता है कि 1 मिनट के अंदर अपना दिल कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो भैया अपन को ये पता लगा है 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है, तो मैथ्स थोड़ी सी तो अपन को आती है, तो अपन क्या निकाल लेंगे कि 72 को है 72 मतलब 60 सेकंड के अंदर, 60 सेकंड के अंदर 72 बार धड़केगा, तो 1 सेकंड के अंदर कितनी बार धड़केगा? तो 72 बटा 60 कर देंगे तो 0.8 सेकंड। ठीक है, 0.8 सेकंड में क्या करेगा अपना जो दिल है वो एक बार धड़कता है। 0.8 सेकंड में एक बार धड़कता है, तो इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो कार्डियक साइकिल किसको कहा जाता है? जो हृदय चक्र है वो किसको कहा जाता है? मतलब 0.1 सेकंड के अंदर जितने काम हो रहे हैं वो किसको क्या कहा जाता है? हृदय चक्र कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखो 0.8 सेकंड के अंदर, 0.8 सेकंड के अंदर क्या क्या काम होते हैं वो देख लो। अब मैंने आपको बता दिया कि भैया आपके जो दोनों हैं वो दोनों रेस्ट के अंदर भी होते हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, वो देख लो क्या क्या होते हैं। 0.1 सेकंड, ठीक है, 0.8 सेकंड अपने पास, 0.8 सेकंड है। अब इनमें से भी 0.1 सेकंड के अंदर क्या होता है? आपका एट्रियम जो है वो सिस्टोल होता है, मतलब जो आपका एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकंड में आपका वो काम करेगा। 0.1 सेकंड क्या काम करता है? मतलब बाकी 0.7 सेकंड बच गए, उसके अंदर आपका जो एट्रियम है वो बिल्कुल रेस्ट के अंदर होता है, बिल्कुल रेस्ट के अंदर होता है। 0.1 सेकंड वो काम करेगा, बाकी रेस्ट के अंदर होएगा। ठीक है, अब बात करें 0.3 सेकंड, 0.3 सेकंड के अंदर जो है क्या? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जो ये वेंट्रिकल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर होते हैं? 0.3 सेकंड। ठीक है, 0.1 सेकंड वो होता है एट्रियम, 0.3 सेकंड क्या होता है? आपका वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ये बात होगी इनके काम की। अब दोनों रेस्ट में कितनी देर होते हैं? 0.4 सेकंड, 0.1, 0.3, 4 सेकंड, 0.4 सेकंड ये हो गई और 0.4 सेकंड ये हो गई। तो इनमें क्या होता है? दोनों रेस्ट के अंदर होते हैं, इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। अब आपको पूछ ले कि भैया एट्रियम जो है वो कितनी देर डायस्टोल में होता है, कितनी देर वो रेस्ट के अंदर होता है? तो 0.7 सेकंड आपका एट्रियम जो है वो रेस्ट के अंदर होता है। अब आपको पूछे वेंट्रिकल जो है वो कितनी देर रेस्ट के अंदर होता है? तो भैया वो कितनी देर रेस्ट में रहेगा? आपका 0.3 ही तो काम कर रहा है, 0.3 ही तो काम कर रहा है, तो 0.5 सेकंड क्या करेगा? वो आपका रेस्ट में रहेगा वेंट्रिकल। और आपको पूछो कि दोनों रेस्ट में कब होंगे? तो 0.4 सेकंड दोनों साथ में रेस्ट में होते हैं। ठीक है, अब बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि भैया एक वेंट्रिकल कितना ब्लड निकाल रही है? एक वेंट्रिकल पर साइकिल, एक चक्कर के अंदर एक वेंट्रिकल कितना ब्लड निकाल रही है? तो वो कितना होता है? 70 ml। कितना है? 70 ml। तो मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? 0.8 सेकंड के अंदर, 0.8 सेकंड के अंदर एक धड़कन हो रही है और एक धड़कन के अंदर कितना ब्लड निकल रहा है? 70 ml ब्लड निकल रहा है एक वेंट्रिकल से। ईच वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल से कितना ब्लड निकला? 70 ml निकला एक बार धड़कने पर। ठीक है, और 1 मिनट के अंदर कितनी होती है? 72 बार धड़केगा दिल। 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़केगा, तो अपन किसको इंटू कर देंगे? 70 को किसी 72 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या है? गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 5 लीटर। ठीक है, एक वेंट्रिकल से एक बार 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता अपना दिल 1 मिनट के अंदर, तो कितना ब्लड निकलेगा? 72 बार धड़कने पर 5 लीटर ब्लड निकलेगा एक वेंट्रिकल से, एक वेंट्रिकल से। इसी 5 लीटर को क्या बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? 70 ml। ठीक है, कार्डियक आउटपुट 5 लीटर, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे इसकी ईसीजी की, बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इसके अंदर ईसीजी क्या होती है? सबको पता है आपको ईसीजी क्या होते हैं, वो आपको फिल्मों में देखा होगा ना, वो एग्जांपल में भी अपने एनसीईआरटी में लिखा कि वो टीवी में चलता रहता है ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ना, वो दिल की धड़कनें ऐसे चलती रहती है टीवी के अंदर, है ना, तो वो मॉनिटर के अंदर चलती रहती है, वही ये सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं अपन? देखो अपन क्या है, नॉर्मल ईसीजी दे रखी है अपनी एनसीईआरटी के अंदर। डिटेल जो ईसीजी होती है उसके अंदर क्या है लगाते हैं? जो लीड है वो मतलब बहुत सारी जगह लगाते हैं, चेस्ट के ऊपर भी लगाते हैं, लेकिन अपने एनसीईआरटी के अंदर नॉर्मल ईसीजी दे रखे, तो नॉर्मल ईसीजी का क्या करते हैं? 3 लीड लगाते हैं, 3 लीड लगाते हैं। कहां लगाते हैं? 2 लीड तो लगाते हैं ईच रिस्ट, यहां पर
कलाइयों पर लगाएंगे, दो पर तो कहां लगाएंगे, कलाइयों पर लगाएंगे, एक इस कलाई पर लगा दी, एक इस कलाई पर लगा दी, 2 लीड तो होगी। अब एक लीड कहां लगाएंगे, लेफ्ट एंकल, जो लेफ्ट एंकल है ना, जो टखना है, लेफ्ट एंकल है, वहां पर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आपकी लीड लगाएंगे, तो 3 लीड हो गई, 2 कलाइयों पर, एक एंकल पर लगा दी, लेफ्ट एंकल पर, ठीक है। और अगर अपन को ये तो हो गई नॉर्मल ईसीजी, अगर अपन को डिटेल ईसीजी चाहिए तो अपन को चेस्ट रीजन के अंदर भी लगानी पड़ती है, ठीक है। अब नॉर्मल की बात कर लेते हैं, इसके अंदर क्या है, ये पी क्या है, ये पी क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ये जो पी ऐसे उछल रहा है, ये क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। 0.1 सेकंड की होती है, 0.1 सेकंड की तो होती है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी, क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको पता है कि भैया एट्रिया कितनी देर कॉन्ट्रैक्ट करता है, 0.1 सेकंड करता है, ठीक बात है। तो ये इतना सा उछलेगा, ठीक है। फिर ये क्या है, क्यूआरएस, ये क्या है, क्यूआरएस जो बड़ा सा आपको दिख रहा है, ये क्या है, वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है ये, मतलब वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा एकदम से, ठीक है। ये 0.3 सेकंड होता है, ठीक है, तो ये एकदम से उछलेगा, तो ये क्या है, बड़ा सा बनेगा, ये क्या है, बड़ा सा बनेगा। फिर ये टी क्या है, ये टी क्या है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब आप बोलोगे भैया रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, मतलब रेस्ट के अंदर क्या कर रहा है, वापस क्या जा रहा है, रेस्ट के अंदर। इसका मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, और रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, रेस्ट के अंदर चला गया फिर, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ये टी तो आ गया, क्या है, रेस्ट, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल आ गया, लेकिन फिर ये एट्रिया जो है ये रीपोलराइजेशन नहीं होता क्या, इसके अंदर क्या है, रेस्ट में नहीं आता क्या। तो भैया मैंने आपको बोला कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पर, पी वेव के, पी जो पी आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई आपकी एट्रिया, ठीक है। अब रेस्ट के अंदर कहां आती है, ये आती है जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रखा है ना, इसके यहाँ पर ही जहां पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है बड़ा सा, यहाँ पर आपकी इसी जगह पर आपका जो एट्रियम है वो क्या है, रीपोलराइज होता है, मतलब रेस्ट के अंदर आता है, रेस्ट के अंदर आएगा। तो ये बड़ी बन रही है, ये बड़ी बन रही है, तो अपन को ज्यादा ये वाला दिखता है, वो दिखता नहीं है, वो छुप जाता है पीछे, वो छुप जाता है, इसलिए अपन को नहीं दिख रहा। अब डॉक्टर क्या करता है, ऐसे ग्राफ सा निकल के आता है, बड़ी सी शीट निकल के आती है, ठीक है। और जेबीसी किसने कराई होगी तो उसकी बड़ी सी शीट निकल के आती है, और वो ग्राफ पेपर होता है ना, उस पर ऐसे लाइनें बनी होती है, और उसके अंदर कैसे गिनती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ना, क्यूआरएस ये जो है, ठीक है, इसको गिन लिया जाता है, क्योंकि ये बड़ा होता है सब में, ये सबसे बड़ा होता है, तो इसको गिन लिया जाता है कि कितना 1 मिनट के अंदर कितना आ रहा है, तो उस हिसाब से बीट से गिनी जाती है, ताकि पता लग जाए कि हाँ भैया अगर कम ज्यादा हो रही है तो मतलब इसके अंदर कोई दिक्कत है, अगर नहीं है तो मतलब नॉर्मल है। और भी बहुत सारी बीमारियां इसके अंदर जो हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है वो सारी इसके अंदर पता लग जाती है, तो ये गिनते हैं वो, ठीक है, ईसीजी के अंदर। अब बात है इसके ब्लड वेसल की बात कर लेते हैं। तो ब्लड वेसल के अंदर 3 लेयर होती हैं, कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती हैं। जो रक्त वाहिकाएं हैं इनके अंदर 3 लेयर होती हैं, ठीक है। एक होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक होती है ट्यूनिका मीडिया, एक होती है ट्यूनिका इंटाइमा, ठीक है, ट्यूनिका इंटाइमा नाम से पता लग रहा है। एक्सटर्ना है वो बाहर की तरफ होगी, सबसे बाहर की तरफ कौन होगी, एक्सटर्ना होगी, ठीक है। फिर मीडिया जो है वो बीच में होगी, इंटाइमा जो है वो अंदर की तरफ होगी। एक्सटर्ना जो है वो किससे बनी हुई है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है। और इसका एग्जांपल फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कौन सा, कोलेजन फाइबर से, किससे, कोलेजन फाइबर से कौन बनी हुई है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब बात है ट्यूनिका मीडिया की, तो स्मूथ मसल से बनी हुई है और इलास्टिन फाइबर्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स और इलास्टिन फाइबर से ये बनी हुई है, ठीक है। ट्यूनिका इंटाइमा की बात करें तो स्क्वैमस एंडोथेलियम, नाम ही आ रहा है एंडो, ठीक है, एंडो तो अंदर की तरफ होगा, तो स्क्वैमस एंडोथेलियम से आपकी इंटाइमा बनी हुई है। अब बात कर लें आर्टरी और वेन के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जो आर्टरी है उसके अंदर ल्यूमन जो है वो ज्यादा होता है, आर्टरी के अंदर ल्यूमन जो है वो ज्यादा होता है, ये गलत हो गया, यहां पर ल्यूमन कम होगा, यहां पर ल्यूमन कम होता है, यहां पर ल्यूमन ज्यादा होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ठीक है। तो आर्टरी के अंदर ल्यूमन जो है वो कम होता है। ल्यूमन आप बोलोगे भैया ल्यूमन क्या है, ल्यूमन मतलब कि पाइप के अंदर कितने जाने की जगह है, पाइप के अंदर कितनी जाने की जगह है, मतलब पाइप अंदर से मोटा है कि पतला है, जो सामान जाने की जगह है वो कितनी है। तो आर्टरी के अंदर कम होती है, ल्यूमन जो वो कम होता है, और वेन जो है इसके अंदर ल्यूमन जो है वो ज्यादा होता है, ल्यूमन जो है वो ज्यादा होता है, मतलब जाने की जगह है वो ज्यादा होती है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई वॉल भी प्रेजेंट नहीं होता, आर्टरी के अंदर कोई भी वॉल नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको, और वेन के अंदर वॉल प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो ट्यूनिका मीडिया जो है ना, ये जो बीच वाली जो लेयर है वेन के अंदर वो थिन होती है, पतली होती है, क्या होती है, पतली होती है, ठीक है। अब देखो आर्टरी के अंदर ल्यूमन जो है पाइप जो है वो पतला है, मतलब अंदर से जगह जाने की कम है, तो जितनी जगह कम होगी प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो जो आर्टरी है इसके अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है वेन्स के कंपेयर में, वेन्स के कंपेयर में पाइप जितना बड़ा होगा, जितना मोटा होगा, उसके अंदर पानी का प्रेशर उतना ही कम होगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेशर जो है इनके अंदर कम होता है वेन के अंदर। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, हृदय चक्र का नियमन, ठीक है, हृदय चक्र का नियमन कैसे होता है, पहले से समझो। अपना जो हार्ट होता है ना, जो अपना जो हृदय है वो कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। कैसे होता है, मायोजेनिक होता है। मायो का मतलब क्या होता है, मसल,
मायो का मतलब क्या होता है, मसल, और जेनिक का मतलब जनरेट करना। तो अपना जो हार्ट है उसके अंदर क्या है, जो धड़कन है वो कौन जनरेट करती है, मसल जनरेट करती है। मैंने आपको बताया एसए नोड जो होता है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल को कोई बाहर से करंट नहीं मिलता, एक्शन जो एसए नोड है वो खुद ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, खुद ही करंट बनाता है। तो क्या है, मायोजेनिक है। आपको क्वेश्चन में आया हुआ है और क्या ऑप्शन देते हैं, वो न्यूरोजेनिक हार्ट है कि अपना मायोजेनिक है। तो आपको टिक क्या करना है, वुमन का जो हार्ट होता है, मानव का जो हृदय होता है वो मायोजेनिक होता है। ठीक है, अब बात करें मेडुला ऑब्लिंगेटा कैन मॉडरेट कार्डियक फंक्शन। जो कार्डियक फंक्शन है वो जो दिल के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कौन मॉडरेट कर सकता है, कौन कर सकता है, कुछ मात्रा के अंदर कर सकता है, कौन कर सकता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो कुछ मात्रा में उनको क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। कैसे कर सकता है, ये सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल भेज सकर, सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल भेजेगा और उससे क्या होगा, कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, एक पैरासिम्पैथेटिक है और एक है सिंपैथेटिक। ठीक है, दोनों के अंदर क्या है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल को ऐसे समझो कि सिंपैथेटिक एस फॉर क्या है, सिंपैथेटिक एस फॉर आपको दिख गया कोई शैतान दिख गया तो हालत क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, आपकी जो दिल की धड़कनें वो बढ़ जाएंगी, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब हार्ट रेट इंक्रीज होगी, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ेंगी तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी तो बढ़ेगा, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब बढ़ेगा, अपन पढ़ चुके हैं, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। अब P4 क्या है, पैरासिम्पैथेटिक, और P4 क्या है, प्यारे लोग। जैसे आपको आपके चाहने वाले दिखेंगे, प्यारे लोग दिखेंगे तो दिल जो है वो आराम से शांत हो जाएगा, दिल की जो धड़कनें शांत बंद नहीं होगा, दिल की धड़कनें जो है एकदम कम हो जाएंगी, ठीक है, कम हो जाएंगी, और दिल की धड़कनें कम होंगी तो कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो ये काम कौन करवाता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा ये करवा सकता है, दिल की धड़कन के साथ में छेड़छाड़ कर सकता है। ठीक है, अब एक होता है एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स। एड्रेनल जो मेडुलरी हार्मोन्स हैं ये भी क्या कर सकते हैं, ये भी भैया इंक्रीज कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करवा सकते हैं। कौन, एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स जो होते हैं। अब बात करें किसकी, परिसंचरण की विकृतियां। ठीक है, क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है क्या है, उच्च रक्तदाब। क्या है, उच्च रक्तदाब, अति तनाव भी इसको कहा जाता है, इंग्लिश में हाइपरटेंशन इसको कहा जाता है। जैसे आप बोलते हो ना बीपी हाई हो गई फलान, ठीक है, ये तो ये क्या है, तो नॉर्मल जो है वो क्या है 120/80। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल है 120। इसके अंदर क्या है, जहां पर ब्लड जो है, हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा है, और जो 80 है वो क्या है, यहां पर जो है विराम काल है। ठीक है, क्या है, विराम काल है। ये तो क्या है, नॉर्मल, ये तो क्या है, नॉर्मल। अगर किसी के अंदर 140 और 90 आ रही है ना, और ये क्या है, हाइपरटेंशन है, ये क्या है, बीपी हाई है। अगर किसी के ये बार बार आ रहा है, ये क्या है, बार बार आ रही है, तो उसके अंदर बहुत सारी क्या दिखने के लिए मिलेंगी, जो दिल की बीमारियां हैं वो होने लग जाती हैं। ठीक है, अब एक होता है क्या, हृदय धमनी रोग। इसके अंदर क्या होता है, जो हार्ट की मसल्स है, हृदय की जो पेशियां हैं, जो हार्ट की जो मसल्स हैं, उन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता। कैसे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, जो वेसल्स, जो रक्तवाहिकाएं जो रक्त लेके जाते हैं, किसके पास में, हृदय की मसल्स के पास में जो रक्तवाहिकाएं ब्लड लेके जाती हैं, उनके अंदर फेट का डिपोजिशन हो जाए, उनके अंदर फेट जमा हो जाए, उनके अंदर कैल्शियम आयन की डिपोजिशन हो जाएगी, तब वो क्या है, बीच में क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, आपकी रक्तवाहिका है, इसके बीच में यहां पर क्या बन गया, फेट जमा हो गया, तो ब्लड जो है वो सही से जा नहीं पाएगा, तो क्या हो जाएगी, हृदय धमनी रोग हो जाता है, कैड। इसको क्या बोलता है, अर्थरोस्क्लेरोसिस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे किसकी, हृदय शूल की बात करेंगे। हृदय शूल ये क्या है, एंजाइना, इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पर्याप्त तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। ठीक है, जो हृदय की जो पेशियां, हृदय की जो हार्ट की जो मसल्स हैं, वहां तक क्या नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त नहीं पहुंच पाएगी, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो क्या होगा, दिल में दर्द होगा, क्या होगा, दिल के अंदर दर्द होगा। और ये किसी के अंदर भी हो सकता है, स्त्री के अंदर भी हो सकता है, पुरुष के अंदर भी हो सकता है। जो आपका हृदय शूल है ये जो स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर हो सकता है, और किसी भी एज के अंदर भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि भैया ये बूढ़ों के अंदर ही होगा, जो अधेड़ उम्र के उनके अंदर भी हो सकता है, और जो बच्चे हैं उनके अंदर भी ये देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब आगे हृदयपात की इसको क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर। क्या कहते हैं, हार्ट फेलियर इंग्लिश में इसको कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो है पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता, मतलब जो जितना अपन को जो ब्लड चाहिए ना, जितनी अपनी बॉडी जो है, अपनी जो बॉडी है उसको जितना ब्लड चाहिए, ठीक है, जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड जो है वो पंप नहीं कर पाता। कौन नहीं कर पाता, अपना जो हृदय है, हृदय जो है अगर वो ब्लड पंप नहीं कर पाए जितनी शरीर को आवश्यकता है, तो उसको क्या कहा जाता है, हृदयपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हृदयपात। मतलब हार्ट जो वो फेल हो गया, हार्ट जो यहां पर फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि वो जो ब्लड जितना चाहिए उतना दे नहीं पा रहा, तो वो क्या है, अपना हार्ट क्या है, फेल हो चुका है। जैसे देखो हृदय जो घात है उसके जैसा नहीं है, ठीक है, हृदय घात है उसके जैसा नहीं है। हृदय घात में क्या होता है, एकदम से जो हार्ट है वो एकदम से धड़कन ही उसकी बंद हो जाती है, वैसा सिस्टम नहीं होता। हृदय जो पात है इसके अंदर क्या होता है, धड़कनें चलती रहती हैं, लेकिन ब्लड जो है वो पंप ढंग से नहीं कर पाता, वो पंप ढंग से नहीं कर पाता। और जो क्या है, आपूर्ति
अब अपर्याप्त हो जाने के कारण ये का एक क्षति पहुंचते, मतलब हृदयपात से क्या होता है, हृदय जो पेशियां हैं उनके अंदर ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो इससे नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली भैया, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली, तो ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, जैसा भी आपको लगे फीडबैक जरूर से देना कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, और ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता जैसे कि यार हमें नोट्स दे दो यार, क्लास अपन नहीं देख रहे हैं, ये सारी चीजें मत करो ना। तो क्लास अब देख लो, थोड़ा सा टाइम बचा है ना, और मेरी क्लास तो वैसे भी यार 40-45 मिनट की होती है, तो वो देख लिया करो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना कि जैसे आपको लगे, फीडबैक जरूर से देना, अपने दोस्तों के सामने शेयर करना, इतने आपके दोस्त हैं शेयर करो, थोड़े सब्सक्राइब बढ़ाओ। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया लाइक कर देना, चलो वो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।